यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ओल्ड पेपर, जिसमें हम करेंगे 37 क्वेश्चन। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो आपके 37 में से 37 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए, क्योंकि ये अभी जस्ट जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर लेकर आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आपको डेली इसी तरह से हिंदी की क्लास भी मिल रही है, जीके की क्लास भी मिल रही है, और 2006 से 2020 तक के सारे ओल्ड पेपर की क्लास भी मिल रही है। जिनको नहीं मिलती है पीडीएफ या क्लास, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। चलिए, हिंदी का मॉडल टेस्ट 1 है और फ्री ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये आपको इसी तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि अवयव किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से अवयव कौन है? प्राचीन, मोटा, गरीब या और? तो आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि अवयव किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम कहते हैं अवयव। जैसे ये और, इस पर लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा शब्द आ जाता है तथा। ये भी एक क्या है? ये भी आपका अवयव है। किंतु ये भी आपका एक अवयव है। परंतु ये भी आपका एक अवयव है। जब ये भी अवयव है। तब, अभी, यहाँ, इसलिए, ये सब क्या है? ये सब अवयव है जिस पर कोई भी लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। चलिए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। तो कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या बताई है 20। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, कोष्टक, योजक, उद्धरण, लाघव, विसरण, रेखांकन, लोप, पुनरुक्ति, हंसपद, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है इसमें पूर्ण विराम कौन सा है। तो पूर्ण विराम तो आप सभी को पता है कि इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। किसको? इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। विराम चिन्ह के ऊपर मैं आपको पूरा एक वीडियो बना दूंगा कि कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, हंस पद किसे कहते हैं, सब कुछ। इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। कौन सा है ये? पूर्ण विराम। अगर आपसे पूछे कि ये कौन सा है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कौन सा है? ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगर आपसे पूछे कि अर्ध विराम कौन सा है, तो ये आपका, ये यहाँ पर थोड़ा सा डैश ये कट गया है, ये देखो, ये डैश और ये, इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। और ये कौन सा है? ये आपका है प्रश्नवाचक। ये चारों बता दिए। अगला क्वेश्चन है दूध का धुला होना। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निर्दोष होना। रमेश क्या है? रमेश दूध का धुला हुआ है, मतलब रमेश एक निर्दोष आदमी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब अपना काम स्वयं करना। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वीर रस का स्थायी भाव। पहले तो आप सभी को पता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस होते हैं आपके कितने प्रकार के बताइए। रस कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ते या सुनते समय श्रोताओं को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। नौवां कौन सा माना है? नौवां आपका शांत रस माना है। 10वां आपका माना है वात्सल्य रस, और 11वां जो माना है वो भक्ति रस माना है। अब आपको स्थायी भाव की संख्या, पहले तो स्थायी भाव, क्रोध रस का स्थायी भाव क्या क्या हो जाएगा बताइए। बताइए, मैं बताऊं। वीर रस का आपसे पूछा है, वीर का जो आपको लगाना है उत्साह। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्रोध ये किसका है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, और अगर आपसे पूछूं कि भय ये किसका है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी गुड। दोहा, दोहा क्या है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? दोहा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके जिसके
पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। आपसे क्या पूछा है? पहला चरण, ये आपको पहला तो क्या लगाना है? 13। दोहे के दूसरे, पहला और तीसरे 13 मात्रा। अगर आपसे पूछे कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 11। तो आपसे पूछा है पहला चरण, तो आपको ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्दालंकार है? शब्दालंकार, जहां पर काव्य के सौंदर्य में शब्दों के माध्यम से वृद्धि की जाती है, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रांति अलंकार। ये शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं। शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रांति। तो कौन सा शब्दालंकार है? तो आपका यमक। चलिए, ये देखो यमक अलंकार। अगर आपके यहाँ पर आ जाता है अनुप्रास, तो ये भी शब्दालंकार में आएगा। अगर यहाँ पर आ जाता है श्लेष, तो ये भी आपका शब्दालंकार में आएगा। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोंति, ये सब शब्दालंकार में आते हैं। तालव्य ध्वनि, ये भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरह से करवा रखा है। क्या देखो, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी बताई थी मैंने? स्पर्श व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताई थी 25। कितनी बताई थी? 25 बताई थी। मैंने हर वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो एक बार जाके देख लेना। तो ट वर्ग कौन से में आएगा? ट वर्ग जो आएगा ये आएगा आपका मूर्धन्य में आएगा, पूरा मूर्धन्य। ठीक है। अगर आपसे पूछे ये प वर्ग किस में आएगा? ये प वर्ग आपका ओष्ठ में आएगा। श वर्ग, श श श, ये तो अलग है। ठीक है। क वर्ग कई में आएगा? क वर्ग आपका कंठ में आएगा। ठीक है। और श वर्ग आपके कई में आएगा भाई? वेरी गुड, श श श और ह, ये आपके त में आ जाएगा क्या? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल 46 नंबर का आपका सी वाला आ जाएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे तालव्य ध्वनि में कौन कौन से आते हैं? एक तो च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ, अन्य, ये आपके तालव्य व्यंजन है। ठीक है। ये 5 आपके च, छ, ज, झ, न। और एक और कौन सा है? य और ये श, ये य और ये श, ये भी आपके तालव्य में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 तालव्य व्यंजन की संख्या अगर पूछे तो आपको बतानी है 7। तो देखो ये तो मूर्धन्य में आ गया ट वर्ग, ओष्ठ आ गया आपका प वर्ग, ओष्ठ में आ गया, कंठ में क आ गया, तो ये बचा श, तो ये तालव्य में आ जाएगा। च से ण तक तालव्य है और य और श भी आपके तालव्य में आते हैं। कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष वर्ण आपका कौन सा है? हर व्यंजन वर्ग का, क्या बताया था मैंने? हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में बताया था। अघोष और सघोष, अघोष वर्ण में बताया था हर व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कहलाएंगे आपके घोष, अघोष। और एक सघोष, पहला और दूसरा। हर व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा जो कहलाएगा अघोष कहलाएगा। पहला, दूसरा जो आपका कहलाएगा अघोष कहलाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाएगा। तो कौन सा वर्ण अघोष है? तो ये क के बाद क, ख और ग, ये तीसरे नंबर पर है। क, ख, ग और घ, ये चौथे नंबर पर है। च, छ, ज तीसरे नंबर पर आ जाए। तो आपके घोष में है पहला, तो ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। हर व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा है अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष। तो आपसे अघोष पूछा है तो आपको लगा देना है ए वाला, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताओ भाई, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग आ जाएगा? 48 नंबर का रचना। रचना स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य जो हैं ये पुल्लिंग शब्द है। उपहार, ग्रंथ और मस्त। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा या योग्यता? तो राष्ट्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। राष्ट्र क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि इच्छा, रक्षा और योग्यता ये स्त्रीलिंग शब्द है।
किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होगा? 50 नंबर का। लड़का, घोड़ा, प्राण या वधु? बहुवचन में देखो, प्राण, प्राण ये बहुवचन है, वायु ये बहुवचन है, जल और आकाश ये सब बहुवचन है। लड़का, घोड़ा, है ना, लड़का, घोड़ा, वधु ये सब क्या आएंगे? लड़का का अगर बहुवचन बनाते हैं, लड़का का अगर आप बहुवचन बनाते हो तो क्या बनेगा? लड़कों। लड़का का बहुवचन लड़कों, घोड़ा का घोड़ों, वधु का वधु। तो आपका जो पूछा हुआ है कि कौन बहुवचन में आता है, तो प्राण हमेशा हमेशा, प्राणों तो नहीं होगा, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। लीजिए, ने किस प्रकार का चिन्ह है? ने किस प्रकार का चिन्ह है? 51। कारक विभक्ति है, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो आपसे क्या पूछा है? कर्ता ने, ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। कर्म पूछे तो को लगा देना, करण पूछे तो से, और कर संप्रदान के लिए। निम्न में से सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होता है, जैसे आप, मैं, तुम, वह और कौन। तो ये सब आपका आप, तो ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। विशेषण लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत? 53 नंबर का। बुढ़ापा जिस शब्द में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता गुण, दोष, रंग, आकार के आधार पर होती हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो बुढ़ापा। प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थ बोलना, बोलना क्या है? ये प्रेरणार्थ क्रिया है, ठीक है। और बुढ़ापा, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9753749986। ये पूरा का पूरा आपके 2020 में पूछा हुआ पेपर है। प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी हो जाएगी भाई? 54 का बोलना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा काल है भाई? ये 55। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ये वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल है, ये वर्तमान है, भी पुस्तक पढ़ी, जस्ट। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द अचरज। अचरज क्या है? अचरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अचरज क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव पूछे तो आश्चर्य हो जाएगा, सॉरी, तद्भव शब्द जो है अचरज, और अगर इसका तत्सम पूछे तो आश्चर्य हो जाएगा। तद्भव शब्द का अर्थ होता है संस्कृत शब्द के ऐसे परिवर्तित होकर बनाए गए। और अंधकार, अंगरक्षक और आशा ये तत्सम शब्द हैं। शांत, शीत, सॉरी शांत कहीं, शीत का विलोम क्या हो जाएगा? शीत का विलोम क्या हो जाएगा? तो शीत का विलोम जो हो जाएगा वो उष्ण हो जाएगा। शीत का विलोम जो हो जाएगा वो उष्ण हो जाएगा। शीत का उल्टा उष्ण। अगर शीत का समानार्थी पूछा था तो हम ठंड बता देते। चलिए अगला क्वेश्चन। कर का अर्थ नहीं होता सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स। कर, कर का अर्थ क्या नहीं होता? 58। कर, हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, किरण और टैक्स। ये कर के समानार्थी है, हाथ, टैक्स, किरण। सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं। सूर्य का रवि, दिनकर, भानुभास्कर। जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसे क्या कहेंगे? जो कठिनाई से मिलता हो उसे हम कहेंगे दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, दुर्लभ। अगर आपसे पूछे कि दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो वो कहलाएगा आपका दुर्गम, और जो कठिनाई से मिलता हो वो आपका दुर्लभ कहलाएगा। चलिए अगम्य, अगम्य का क्या होता है? न जानने योग्य, न जानने योग्य। चलिए
अगला, अनिल अनल का सही अर्थ, अनिल और अनल का सही अर्थ बताइए। अनिल, अनिल का अर्थ होता है अनिल, इस अनिल का होता है वायु, और इस अनल का होता है अग्नि। ऑप्शन आपका ए वाला आ चुका है। पराजय में उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है भाई? पराजय, परा जो शब्द, परा धन जय, पराजय। चलिए और देख लेते हैं। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट, लिखावट, आवट प्रत्यय है क्या 62 नंबर का? वेरी गुड, आवट प्रत्यय है जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, लिखावट। अगला, महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव का संधि विच्छेद, महा, महा धन उत्सव, आ महा, महा, आ धन उ, आ धन उ। संधि का भी वीडियो मैंने शॉर्ट ट्रिक में बना रखा है, वो भी इस चैनल पर डाल रखा है, आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हो। महा, महाधन उत्सव, महोत्सव, ये कौन सी संधि है? आ और उ से मिलकर गुण, गुण संधि। ये ट्रिक बता रखी है, अभी संधि का वीडियो देखना, इससे पहले मैंने सब ट्रिक से आपको करवा रखा है, एक बार ट्रिक जरूर देखें। अगला, मेरे घर जाना, मेरे घर जाना वाक्य में अशुद्ध अंश मेरे घर जाना था, अरे मेरे घर जाना था वाक्य में मेरे अशुद्ध है, मैंने घर जाना था ना, मेरे आएगा, घर जाना था, मैंने नहीं, मैंने क्यों थोड़ी आएगा, मैंने नहीं, मैंने, ये गलत है भाई। कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए वाला। देशभक्ति में समास है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास, कारक विभक्ति, तत्पुरुष समास। चलिए, कारक चिन्ह, देश भक्ति, देश के समान भक्ति। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म कर रहा है भाई, पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म है। 67 से 71 5 क्वेश्चन ये देखो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्भर राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विषय चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल से अपनी प्रतिष्ठिता को खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याप्त नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लग्न का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो आपने पढ़ा है कि इसका है खेलों का गिरता स्तर, है ना, खेल का गिरता स्तर, खेलों के बारे में बता रखा है। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है? खेलों के गिरते स्तर का कारण है दोषपूर्ण नीतियां, संघ की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, या खेलों के लिए राष्ट्रीय, खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर। ये यहाँ देखो, खेलों के लिए राष्ट्रीय स्तर, इसको पढ़े ना यहाँ पर आपने, खेलों का राष्ट्रीय स्तर, है ना, यहाँ पर देख लेना आप, इसको एक बार पढ़ लेना आराम से। चलिए, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव है आपसी गुटबंदी, गुटबाजी में ही काम बिगड़ रहे हैं। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की, सॉरी थोड़ा सा वो कट गया है, 70 नंबर का। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है? 70 नंबर का बताइए क्या नहीं है? वेरी गुड, सी, खेल नहीं है। खेलों में निर्भर राष्ट्र भी हमसे, खेलों में निर्भर राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गया, क्योंकि वहां पर क्या है 71, क्योंकि वहां पर आपके दोषपूर्ण नीतियां। कामयाबी के रचनाकार कौन है? कामयाबी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद कामयाबी के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद। गोदान किसका उपन्यास है? ये 71 तक हो चुका है, ठीक है, ये 71 तक, ये देखो 67 से 71। अब आपसे पूछा है कामयाबी के रचनाकार कौन है?
वेरी वेरी गुड, 72 का बता दिया, बिल्कुल। गोदान किसका उपन्यास है? 73 नंबर का, बी वाला, प्रेमचंद्र का। बीजक किसकी रचनाएं? बीजक किसकी रचनाएं भाई? 74। कबीर की अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये देखो, अब मैंने आपको कहां से क्वेश्चन शुरू करे थे, ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। 39, 39 से 75, 39 और 49, 59 और 69, 69, 70 को तो बहुत है, जो 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल। अब आपको 37 में से बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कर देना है कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में जुड़ना है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए 2006 से 2020 तक, तो वो भी अवेलेबल है PDF फाइल में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी कम है। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का वीडियो देखने के लिए।